हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिसऑर्डर आज हमें पढ़ना है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर्स। डिसेबिलिटीज़ आपकी नॉर्मल आप कह सकते हैं कि जैसे पढ़ाई के अंदर हो जाती है या फिर मैथमेटिक्स के अंदर हो जाती है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो जाती है, तो वो एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो नॉन लर्निंग हो, तो वो एक प्रकार का मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखा है आपने तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। और टैट एग्ज़ाम में नॉर्मल चाहे किसी भी स्टेट का टैट हो चाहे वो सी टैट हो, पूछा ही जाता है डिसेबिलिटीज़ के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर क्या हो जाता है? डिसऑर्डर मतलब आप जैसे सपोज़ करो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है आपको सुनने में या सुनाने में, या फिर आप कह लें स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच और कम्युनिकेशन ये अलग अलग है। हालांकि स्पीच एक प्रकार का पार्ट है कम्युनिकेशन का, आप कह सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर आएगा लैंग्वेज से रिलेटेड हम यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे। स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आता है आपका, जैसे कोई आपने देखे होंगे आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि शटरिंग करते हैं, जिसको हिंदी में तुतलाना कहते हैं, ठीक है, शटरिंग। तो वो एक प्रकार की डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं है, बेसिकली वो स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ADHD होता है, आप कह सकते हैं अटेंशन आपका अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो वो भी जिसको शॉर्ट में हम ADHD बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो सेशन में, तो बने रहिए इस वीडियो सेशन के अंदर और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। डिसऑर्डर बेसिकली जैसे कि मैंने 3 डिसऑर्डर, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन हम इस वीडियो सेशन के अंदर 3 को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, उसके बाद स्पीच डिसऑर्डर और उसके बाद ADHD, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, SS मैंने लगाया हुआ है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर और ADHD। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको भाई, कम्युनिकेशन और स्पीच डिसऑर्डर ये तो एक से ही हैं, अलग अलग हैं। मैंने आपको बता दिया है, कम्युनिकेशन में ज़्यादातर हम लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है। देखो, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में अराइज फ्रॉम मैनी सोर्सेज। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, देखो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया था लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में अराइज फ्रॉम मैनी सोर्सेज बिकॉज सो मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन लर्निंग लैंग्वेज। मतलब जब हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो देर आर सो मैनी एस्पेक्ट जो कि प्रभावित होती है हमारी लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है। बहुत सारे नज़रिए होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ए चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, और ऐसा बच्चा जो सुनने में असमर्थ होता है, जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है, विल नॉट लर्न टू स्पीक नॉर्मली। अब थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे आपको। ऐसा बच्चा जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो बच्चा जो है आराम से या फिर अच्छे से नहीं बोल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो चीज़ बोलोगे सबसे पहले उसको सुनोगे ना। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन सबसे पहले हमने सुना, हमने हियरिंग किया, उसके बाद फिर हमारे अंदर जो है एक कैपेबिलिटी आ गई लैंग्वेज बोलने की। तो सबसे पहले सुनना होता है। अब ऐसे बच्चे जिनको सुनने में तकलीफ़ है, अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो वो लैंग्वेज बोलने में कहीं ना कहीं असमर्थ होंगे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ए चाइल्ड हु हियर्स इन एडिक्वेट लैंग्वेज एट होम विल लर्न इन एडिक्वेट लैंग्वेज। अब सीधी सी बात है, जो बच्चा आसानी से सुनेगा वही बच्चा आसानी से बोल पाएगा। चिल्ड्रन हु आर नॉट लिसन्ड और whose perception of the world is distorted by emotional problems। कई बार क्या होता है, बच्चों की खुद इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से उनको सुनने में तकलीफ़ होती है। अब अगर सुनने में तकलीफ़ है तो बोलने में डेफिनेटली होगी।
will reflect these problems in their language development because speaking involves movement and impairment of the motor function involved। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्पीकिंग जो है ना वो एक प्रकार की उसके अंदर एक मूवमेंट चाहिए होती है। ठीक है, स्पीकिंग हमारे बॉडी पार्ट्स के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टंग का मूव करना। ठीक है, बिकॉज स्पीकिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स, एनी इम्पेयरमेंट ऑफ द मोटर फंक्शन इन्वॉल्व विथ स्पीच कैन कोज लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है भाई, ये तो आप मानते ही है ना कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मोटर फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अब अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा अगर अफेक्टेड हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए या मोटर फंक्शन में ही कोई दिक्कत आ जाए तो डेफिनेटली हम मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और सपोज़ करो अगर हमारी टंग अच्छे से मूव नहीं करेगी तो क्या हम अच्छे से बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थिंकिंग आर सो इंटरवोवन। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, क्योंकि ये लाइन जो है ना बहुत बार पूछी जाती है ऑप्शन में। लैंग्वेज और थिंकिंग के बारे में ये चीज़ है। इंटरवोवन का मतलब होता है गुत्थम गुत्था, मतलब एक दूसरे के अंदर ये है ना लिपटी हुई हैं। आप कह सकते हैं बिना लैंग्वेज के थिंकिंग नहीं है और बिना थिंकिंग के लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थिंकिंग जो है, दीज टू प्रोसेस आर सो इंटरवोवन। एनी प्रॉब्लम्स इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैन अफेक्ट एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। अगर हमारे मोटर फंक्शन में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो सीधा सीधा अफेक्ट करती है हमारे लैंग्वेज यूजेस में। ठीक है, तो हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो ये होता है दोस्तों कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मतलब एक भाषा का आदान प्रदान करना, मतलब उसमें सुनना भी आता है और सुनाना भी आता है। मतलब सुनना हम किसी दूसरे का सुनेंगे और सुनाना हम किसी दूसरे को अपनी बातें सुनाएंगे। तो वो होता है आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। और अगर आपको हियरिंग की प्रॉब्लम है या किसी बच्चे को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली बचपन से ही उसको अगर हियरिंग की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका लैंग्वेज जो पार्ट है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। आइए अब बात कर लेते हैं स्पीच डिसऑर्डर की। स्पीच डिसऑर्डर क्या है? जैसे मैंने आपको बता दिया, कुछ डिसऑर्डर होते हैं स्पीच से रिलेटेड, जैसे कि फेमस है मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकुलेशन। मतलब आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि एक साउंड को दूसरे साउंड के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। और उसके बाद होता है शटरिंग। शटरिंग तो आप जानते ही हो, वर्ड का फंबल करना, मतलब क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये जो दो मैंने आपको डिसऑर्डर बताए हैं ये स्पीच से रिलेटेड है, आर्टिकुलेशन और शटरिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी बहुत होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर इंक्लूड सब्स्टिट्यूटिंग वन साउंड फॉर अनदर, जैसे कि सनशाइन की जगह पे थन यूज़ करते हैं काफ़ी बच्चे, या फिर डिस्टोर्टिंग ए साउंड, सूप की जगह सॉप यूज़ करते हैं, सूप की जगह सॉप, और आइडिया की जगह आइडियर यूज़ करते हैं, एडिंग ए साउंड को ऐड कर दिया है यहाँ पे, और पोनी की जगह पो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक साउंड को ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब होता है निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो है आर्टिकुलेटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं, इस वजह से यहाँ पे एस लगाया हुआ है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आपका मतलब इसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे साउंड को ओमिट करना, साउंड को ऐड करना, साउंड को डिस्टोर्ट करना, एक साउंड की जगह दूसरे साउंड को सब्स्टिट्यूट कर देना। इसी वजह से हम इसको आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। शटरिंग की बात करते हैं। शटरिंग जनरली हैपन्स बिटवीन द एज ऑफ 3 and 4। इट इज़ नॉट येट क्लियर व्हाट कोज इज़ शटरिंग। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या कोज करता है शटरिंग को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टंग से रिलेटेड होता है। बट इट कैन लीड टू एम्बेरसमेंट एंड एंग्जाइटी फॉर द सफरर। इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस शटरिंग डिसअपियर्स ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस। देखो शटरिंग जो है ना छोटे छोटे बच्चों को सबको होती है,
लेकिन जो बच्चे नॉर्मल होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एडोलेसेंस तक की एज पे पहुँचते हैं, तो ये शटरिंग जो है उनकी बिल्कुल ये मुंह से निकल जाता है, मतलब बिल्कुल उनका जो आवाज़ होता है, जो वॉइस होती है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो उनको जो है स्पीच थेरेपिस्ट से दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उनको फिर परमानेंटली शटरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बात गलत है, ये एक प्रकार का मिथ है कि शटरिंग किन्हीं किन्हीं को होता है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो शटरिंग उसको भी होगा, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा छोटे बच्चे शटरिंग करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही क्लियरली नहीं बोलना स्टार्ट करते, ठीक है। उनको स्टार्टिंग में शटरिंग होती है, फिर लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो शटरिंग जो है धीरे धीरे उनकी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे क्लीन होनी स्टार्ट हो जाती है। वॉइसिंग प्रॉब्लम, ए थर्ड टाइप ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट, इंक्लूड स्पीकिंग विद एन इनअप्रोप्रिएट पिच, क्वालिटी और लाउडनेस और मोनोटोन। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वॉइस से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि समटाइम्स किसी की आवाज़ की पिच हाई हो जाना, लो हो जाना, या फिर किसी की बहुत ही मोटी आवाज़ होती है, या किसी की आवाज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। देखो क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, जो सिंगर होते हैं उनकी आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो हर कोई सिंगर नहीं बन सकता। ए स्टूडेंट विद एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स शुड बी रेफर टू स्पीच थेरेपिस्ट। अगर स्पीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अगर एज भी बढ़ती जा रही है लेकिन जो है अभी भी स्पीच में गड़बड़ है, स्पीच ढंग से नहीं निकल पा रहा है बच्चे का, तो वी नीड टू गो टू स्पीच थेरेपिस्ट। तो बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्पीच डिसऑर्डर्स थे जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं। उसके बाद चलिए मूव करते हैं जल्दी से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ADHD, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में ADHD बोला जाता है, इट इज़ अ प्रॉब्लम विद सस्टेनिंग अटेंशन एंड कंट्रोलिंग इम्पल्सिस। तो एक प्रकार की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बच्चा ना तो अटेंशन अच्छे से रख पाएगा, ना उनके इम्पल्सेस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे गुस्से वाले होते हैं। अब जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे सिम्टम्स बच्चे के अंदर होते हों, उनमें से एक होता हो या दो होता हो, लेकिन अगर ये टाइम के साथ साथ अगर बढ़ता जा रहा है तो इट मीन्स ADHD से वो प्रभावित है, बच्चा सफ़र कर रहा है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं हाइपर एक्टिव तो बच्चे होते ही होते हैं, सारे बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव, लेकिन वहाँ पे आप कह सकते हो कि माइल्ड सिम्टम्स हैं ADHD के उस बच्चे के अंदर। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अगर ये ADHD के सिम्टम्स और बढ़ते चले जाएंगे तो समझ लो कि उस बच्चे के अंदर ADHD को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी अलग से काउंसलिंग होती है। Student, almost all of us have these problems at one time or another, but a student with ADHD shows them much more frequently than usual। वैसे तो सबको होता है, लेकिन जिसको वास्तव में मॉडरेट या फिर हाई प्रकार का ADHD होता है वो ज़्यादा सिम्टम्स दिखाता है दूसरों के मुकाबले, ठीक है। एंड ऑफ्टन एट होम एज वेल एज एट स्कूल। स्कूल में भी वो शरारत करता है और घर में भी वही शरारत करता है। जनरली जो बच्चा होता है एक प्रकार का वो चंचल होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको फिजिट बोलते हैं, ठीक है। दूसरों से लड़ाइयाँ करता है, एक एक्टिविटी में उसका फोकस नहीं होता, फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, दूसरों से ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है विदाउट लिसनिंग टू दैम। उनको अच्छे से सुनता नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादा अपने ही बखान मारता जाता है, मतलब अपनी बातें ही स्टार्ट करता है। In the classroom, the student with ADHD may fidget and squirm a lot or have a trouble remaining seated। मतलब दूसरों बच्चों के साथ जो है ज़्यादा बुरा बर्ताव करता है, मिसबिहेव करता है, ज़्यादातर वो डिस्ट्रैक्ट रहता है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। हैव ट्रबल वेटिंग फॉर टर्न और ब्लर्ट आउट आंसर्स एंड कमेंट्स। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, इधर उधर घुमा के फिर जो है आंसर देने की कोशिश करेगा, फिर आप उसको डांटोगे। तो जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं जनरली वो ADHD के शिकार होते हैं। द स्टूडेंट में शिफ्ट कॉन्टीन्यूली फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर और हैव ए ट्रबल प्लेइंग क्वाइटली। और शांति से वो कभी नहीं खेलेंगे, हमेशा शरारत करते रहेंगे। टॉक एक्सेसिवली विदाउट लिसनिंग टू अदर्स, और ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है, दूसरों को नहीं सुनेंगे। और द स्टूडेंट में मिसप्लेस थिंग एंड सीम जनरली डिसऑर्गेनाइज्ड। और ऐसे स्टूडेंट जो है
चीज़ों को मिसप्लेस करेंगे और उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ठीक है। और टू बी इंक्लाइन टू ट्राई रिस्की एक्टिविटी विदाउट इनफ थॉट टू बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और ज़्यादा जो है रिस्की एक्टिविटी को करने की कोशिश करेंगे विदाउट थिंक दैट कि भाई हाँ मुझे चोट भी लग सकती है, आई माइट गेट इंजर्ड। ऑल्दो द लिस्ट प्रॉब्लम्स बिहेवियर्स इज़ ऑब्वियसली क्वाइट एक्सटेंसिव। अब ये जो है ना, अब जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं सभी उस बच्चे के अंदर होते हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से एक होता हो या दो होता हो या तीन होता हो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जर्नली जो ADHD का जो बच्चा होता है, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, तो वो जर्नली अपने क्लासमेट्स को और अपने टीचर्स को फ्रस्ट्रेट करता ही करता है, ठीक है। तो ये बात आप मान के चलें। तो ये है ADHD जो कि मैंने आपको बताया। तो 3 तरह के डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं इस वीडियो सेशन में। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, उसके बाद स्पीच डिसऑर्डर, और लास्ट में हमने पढ़ा ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों डिसऑर्डर समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इस वीडियो सेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। और अगर आपने टेट्स गुरु चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।